हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमारे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी की कॉन्सेप्ट हो गए थे। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी नाम से भी हमें इसका आइडिया हो रहा है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो अगर नॉर्मल हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी क्या होती है, तो सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलना। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम घोल देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब साइंस की फॉर्म में उसकी डेफिनेशन सोल्यूबिलिटी क्या होगी कि किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जो कि किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एक गिलास पानी में हम 5 चम्मच चीनी घोल देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम उसमें मान लो 5 चम्मच चीनी ही घुल सकती है, तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी कि मैक्सिमम 5 स्पून शुगर उसमें डिसॉल्व होगी। तो मैक्सिमम अमाउंट किसी सब्सटेंस का जो कि डिसॉल्व हो सके एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक गिलास पानी में डिसॉल्व करते थे फिर उसमें हम एक बाल्टी पानी ले लिया तो फिर तो ज्यादा घुली जाएगी उसमें। तो एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में कितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो पा रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 2 टाइप की सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड सेकंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके, कि सॉलिड जो है लिक्विड्स में घुलते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी कैसे होती है, और दूसरा गैसेस जो है लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं उनका सोल्यूबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर सॉलिड्स को हम जब डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वेरी कॉमन एग्जांपल कि वाटर के अंदर हम शुगर, तो वाटर लिक्विड हो गया और शुगर क्या है, सॉलिड। तो वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड से, वो देखेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसको बोलेंगे कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर जब हम सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसमें डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, डिसॉल्व हो रहा है और उस सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे चीनी को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो चीनी उसमें घुल रही है, उसका जो चीनी का अमाउंट है वो वाटर के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन हम बोलेंगे जब हम किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो सारा जो सॉलिड पार्टिकल है वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एक लिमिट तक तो उसमें डिसॉल्व होगी, जैसे शुगर का ही मान लो एक गिलास वाटर में, उसके बाद फिर उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, वो सॉल्यूशन जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। फिलहाल बात हो रही है सॉलिड्स इन लिक्विड, तो किसी भी लिक्विड के अंदर हम सॉलिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और उसका मैक्सिमम अमाउंट आ गया कि अब इसके अंदर हम और जो है सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक गिलास वाटर में हमने 5 स्पून शुगर ऐड कर दिए तो वो घुल गए, उसमें 5 स्पून उसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गए, लेकिन अब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अगर हम 6 स्पून शुगर उसमें डालें तो उसको भी डिसॉल्व कर दे, तो उसकी और कैपेसिटी नहीं है कि हम उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलेंगे कि देखो जब एक गिलास पानी की लिमिट थी 5 चम्मच शुगर, तो जब 5 चम्मच शुगर घुलने के बाद तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया कि अब हम उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मान लो जब एक गिलास पानी था उसमें हमने 3 स्पून शुगर डाली, तो अभी उसकी कैपेसिटी है कि वो 2 स्पून शुगर हम उसमें और डाल सकें, कैपेसिटी है ना, तो तब उस सोल्यूशन का क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, जब तक उसकी
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब इसकी कैपेसिटी ओवर हो जाती है कि अब हम उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तब वो फिर बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें हम और सॉल्यूट अभी ऐड कर सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के आगे लगा है सुपर, तो इसका क्या मतलब है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या? जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसकी कंडीशंस अगर हम चेंज कर दें और फिर हम उसमें और सॉल्यूट ऐड कर पाए, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्या हो गया कि अब हम उसमें और शुगर ऐड मतलब और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे एक ग्लास वाटर में 5 स्पून शुगर ऐड कर सकते हैं, वो कर दी, अब और नहीं ऐड कर सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब हम उसकी कंडीशन चेंज कर दें, या तो क्या करें? 2 ग्लास पानी ले लें। अगर हमने पानी का अमाउंट ज्यादा कर दिया लिक्विड का, तो भी फिर हम उसमें 1 चम्मच शुगर और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन टेम्परेचर चेंज कर दें, उसको हीट कर दें, तो भी हम फिर उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसकी हम कंडीशंस चेंज करके उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि जो सॉलिड्स लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि कंडीशंस जिनको अगर हम चेंज कर दें तो उनकी सोल्युबिलिटी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं, यानी कि सोल्यूट तो सॉलिड है यहाँ पे और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। तो जो हम सॉलिड और लिक्विड्स लेकर चल रहे हैं उनका नेचर कैसा है, इस चीज पे भी डिपेंड करती है उनकी सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगर देखो पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट है वो किस प्रॉपर्टी, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, कि पोलर सोल्यूट डिसॉल्व ज्यादा होगा पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट ये फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। तो देखो टेम्परेचर जो है वो 3 टाइप से उसका वेरिएशन होता है। कि सबसे पहले तो है कि अगर हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डिसोल्यूशन मतलब जो पार्टिकल्स उसके अंदर घुल रहे हैं, तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब। तो अगर वो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और फिर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो उसको फेवर करेगा। ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, और जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हुआ तो और हम फिर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो तो उसको फेवर करेगा ना, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब भी तो हो रही है और हम उसको हीट दे रहे हैं। तो अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड है कि अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट रिलीज। तो अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज होती है और हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसको तो हीट चाहिए ही नहीं, उसका जो प्रोसेस हो रहा है डिसोल्यूशन का वो एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट रिलीज हो रही है, लेकिन हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इसको अपोज करेगा ना, इस डिसोल्यूशन प्रोसेस को। जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो इस प्रोसेस को अपोज करेगा। प्रोसेस को अपोज करेगा तो सोल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस अगर डिसोल्यूशन का एंडोथर्मिक होगा यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इर्रेगुलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए फिक्स नहीं होता कि वो इंक्रीज ही होगी उनकी सोल्युबिलिटी या फिर डिक्रीज ही होगी। उनमें क्या होता है कि जैसे एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रही है सोल्युबिलिटी और फिर डिक्रीज होनी
स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं, और जिस टेम्परेचर पे ये चेंजमेंट आता है सॉल्युबिलिटी में, जैसे पहले इंक्रीज हो रही थी फिर डिक्रीज हो गई, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो हमें पता है कि सॉलिड भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो इनके इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से प्रेशर का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा सॉलिड की लिक्विड में जो ये है सॉल्युबिलिटी इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो अगर जनरल हम एग्जांपल से भी देखें कि हम अगर किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डिसॉल्व करें तो फिर उस पर हम प्रेशर लगाएं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है सॉलिड भी और लिक्विड भी। तो प्रेशर का जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिड्स इन लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट कैसे करते हैं वो भी बताया आपको, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है, इसके आगे हम